मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की पेपर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों को। हम पिछले 2 वीडियो में इससे संबंधित चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले के जो कल वाले वीडियो में हमने रूसो से के शिक्षा संबंधी विचारों की को प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने रूसो के का परिचयात्मक सूचनाएं प्राप्त की थी, जिसमें कि इनका जन्म प्रोटेस्टेंट नगर में के जेनेवा नगर में 1712 में हुआ था। ये प्रारंभ से ही कुछ एक कहा जाए कि कृत्रिमता और कहना चाहिए कि अराजकता के खिलाफ थे, षड्यंत्रों के ये बहुत खिलाफ थे। एक व्यवस्थित जीवन यानी कि कहना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से जो जीवन है उसको जीने की जो है प्रवृत्ति पर ही अधिक विश्वास करते थे। यानी कि रूसो जो है कृत्रिम वातावरण और उस समय जो क्योंकि अराजक व्यवस्था थी, राजा का बहुत अत्याचार पूर्ण हुआ, राजा और सामंतों अधिकारियों और जो धार्मिक गुरुओं थे उनके अत्याचार जनता पर बहुत बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से वे क्योंकि लुई 15वें का उस समय शासन था, यानी कि उस समय पूर्ण रूप से अराजक वातावरण था, जिससे त्रस्त होकर उन्होंने अपने लेख लिखे और उनके लेख इतने क्रांतिकारी थे कि उस समय एक तरह से कहा जाए कि पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी, उस प्रक्रिया में रूसो का सहयोग माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जनता को मानसिक रूप से इस तरह से तैयार किया था कि वह अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में अनुभव करने लगे थे, समझने लगे। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक जनता को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें इस तरह की जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी। तो शिक्षा किसी प्रतिबंधित वातावरण में हम बालक को नहीं दे सकते हैं। शिक्षा देने के लिए अनिवार्य है कि हम बालक को प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति के माध्यम से उसे सीखने के अवसर प्रदान करें। इसी उद्देश्य से हमने उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की थी। आज हम करेंगे कि जिन उद्देश्यों को लेकर वे शिक्षा को स्थापित करने की बात करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग उनका पाठ्यक्रम क्या था। आज हम देखेंगे सबसे पहली चीज हम देखेंगे आज कि उन्होंने पाठ्यक्रम को किस तरह से निर्धारित किया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अगर हम रूसो के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं तो उन्होंने आयु के अकॉर्डिंग अनुकूल पाठ्यक्रम का विभाजन किया था। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ बैठाकर एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाए, जैसे कि हमारी गुरुकुल पद्धति में हुआ करता नहीं। इतने समय यानी कि 18वीं शताब्दी में ही रूसो ने इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर आप बालक को या व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसको आयु के अनुकूल विभाजित किया। तो सबसे पहला उनका पाठ्यक्रम था शैशवावस्था में। शैशवावस्था जिसको उन्होंने 1 से 5 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित किया था। यानी कि इस समय शिक्षा कैसी होनी चाहिए उस पर उन्होंने कहा कि बालक के शारीरिक विकास पर मूल रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बालक का अगर समुचित और संतुलित शारीरिक विकास होगा कहीं तो ही वो बालक आगे जो है अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को सीख समझ और उपयोग कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने शारीरिक क्रियाओं के विकास पर, शारीरिक और शारीरिक क्रियाओं के विकास पर, शारीरिक विकास प्लस उसके साथ शारीरिक क्रियाएं, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं में बालक के लिए अनिवार्य है कि वो हर कार्य को स्वयं अपने हिसाब से करे। जैसे बॉल से परिचय प्राप्त करना है तो निश्चित है कि उस बॉल को वो स्वयं उपयोग करेगा, अपने हाथ से, मतलब हाथों का उपयोग करेगा, पैरों का उपयोग करेगा, उसे उठाएगा, फेंकेगा, कोई भी खिलौना है तो उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करेगा। तो एक बालक के लिए अनिवार्य है कि शैशवावस्था में हम शब्दों के माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं,
शिक्षा या ज्ञान प्रदान करने के लिए अनिवार्य है कि शैशवावस्था में बालक को स्वयं कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाए। इसी आधार पर उन्होंने शारीरिक विकास और शारीरिक क्रियाओं पर आधारित शिक्षा प्रदान करने का पाठ्यक्रम में निर्धारित किया था। अगली बात थी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जिसमें 5 से 12 वर्ष 5 से 12 वर्ष के बालकों के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास पे बल दिया जाए, क्योंकि बालक का शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो अभी निरंतर रूप से चल, तो ऐसे में शारीरिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। साथ ही अब इस अवस्था के अंदर इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि बालक अपनी रुचियों को समझ सके, जान सके। कहने का मतलब कि यहाँ पर बालक को स्वयं को पहचानने के योग्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक बालक अपनी रुचि को नहीं समझ पाएगा तब तक वह इधर उधर भटकता रहेगा। इसीलिए अनिवार्य है कि इस तरह से शिक्षित की जाए, शिक्षा प्रदान की जाए कि बालक अपनी रुचियों के बारे में समझ सके, जानकारी हासिल कर सके और उससे संबंधित ज्ञान को वो उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सके। तीसरी चीज यहाँ पर उन्होंने भाषा कही थी कि भाषा का विकास होना अनिवार्य है, अर्थात यहाँ पर उन्होंने शारीरिक विकास व क्रियाओं पर आधारित शिक्षा पर बल दिया था। यहाँ पर उन्होंने शारीरिक विकास, भाषा और रुचियों को पहचान सके, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि शारीरिक विकास हो सके, भाषा का विकास से संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और अगला जो शिक्षा का है जो साधन है या विषय है वो बालक अपनी रुचियों को समझ सके, पहचान सके, ऐसी उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कि बालक अपनी रुचियों को समझ सके। फिर किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसमें उन्होंने 12 से 15 वर्ष के बालक के बारे में कहा है। अब यहाँ पर उन्होंने बालक को विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव प्रदान किया, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने किसी भी प्रकार का विषय निर्धारित नहीं किया। यहाँ पर बालक को स्वतंत्र छोड़ा कि वह केवल अपना शारीरिक विकास कर सके, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अर्जित कर सके। यहाँ पर भाषा का विकास अनिवार्य है, क्योंकि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, किसी की बात को समझने के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। इसीलिए यहाँ पर भाषा के विकास पर बल दिया और अपनी रुचियों को समझने से संबंधित विषयों को या शिक्षा के स्वरूप को पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल दिया। लेकिन यहाँ पर चूंकि बालक का एक तरह से विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर बालक अपनी रुचियों को समझ जाता है, अपने ज्ञान के उसको आगे बढ़ाने लगता है। इसीलिए उन्होंने विषयों पर चर्चा की, जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, संगीत, भाषा और समाजशास्त्र। अगर हम यहाँ देखते हैं रूसों के अनुसार, तो रूसों ने जो है यहाँ पर उन्हीं सब विषयों को स्थान दिया है जो बालक के प्राकृतिक वातावरण में या उसको प्राकृतिक रूप से सीखने में मदद करते हैं। जैसे भूगोल, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की भौगोलिक व्यवस्थाओं को देखकर ही वह भूगोल की जानकारी हासिल कर सकता है। इसीलिए जैसे उसके नदी, नाले, पहाड़, सूरज, चांद, ये जो कुछ भी है उनके बारे में जानने के लिए
रूप से भूगोल जैसे विषय को स्थान दिया है, जिससे कि बालक स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से इस विषय का ज्ञान हासिल कर सके। इतिहास पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि अपने पूर्वजों की जानकारी के लिए, पूर्वजों की क्रियाकलाप या मानव विकास के लिए इसकी आवश्यकता पर बल दिया। इसीलिए किशोरावस्था में उन्होंने निश्चित विषयों को प्रस्तुत करने की वो रखी। फिर है युवावस्था। युवावस्था जिसमें उन्होंने 15 से 21 वर्ष का बालक के लिए बात कही, और इसमें भी यही था। भाषा का विकास उन्होंने हर स्थान पे, क्योंकि भाषा के बिना संप्रेषण भी संभव नहीं है। भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और बाकी सब नहीं थे, यहाँ अर्थशास्त्र को उन्होंने ऐड किया, है ना। और राजनीतिक शास्त्र, ठीक है ना। यानी कि ये सब विषय इसमें थे युवावस्था में 15 से 21 वर्ष। अब यहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे विषय को भी ऐड किया, जिसमें कि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाओं को जान सके, राजनीतिक गतिविधियों को समझ सके। और राजनीतिक, क्योंकि प्रारंभ में केवल उसकी नागरिक शास्त्र के माध्यम से उससे प्रारंभिक जानकारी प्रदान करी, और यहाँ पर उन्हें एक राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, किस तरह से उसमें भाग लिया जा सकता है, और उसकी किस तरह से एक आम व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, इन सब की जानकारी का यहाँ पर उन्होंने प्रावधान रखा। अर्थात यहाँ पर उन्होंने 2 स्तरों पर विषयगत ज्ञान पर उन्होंने बल दिया। और अंतिम जो इनका पाठ्यक्रम था वह एमिल के नाम से था, एमिल के नाम से था, जो कि स्त्री शिक्षा पर आधारित था। स्त्री शिक्षा में रूसों स्त्रियों को शिक्षित करने, बहुत अधिक शिक्षा देने के पक्षधर नहीं थे। उनका कहना था कि इस तरह की जो ये शिक्षा है, विषयगत ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का एक प्रकृति में ही पुरुष और स्त्री के कार्यों को बांटा है। तो जब पुरुष बाहर जाकर व्यवसाय करता है, आर्थिक आवश्यकताओं को जुटाता है, संसाधनों को जुटाता है, तो स्त्रियों का उत्तरदायित्व होता है कि वो घर को संभाले। तो उसी अनुकूल उन्होंने विषयों का निर्धारण किया था, और उसमें उन्होंने सिलाई, जो हमारे अमूमन है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य, गृह कार्य, उद्योग, मतलब क्या कहना चाहिए, धर्म नीति, इनसे संबंधित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था, ठीक है ना। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धर्म शिक्षा, है ना, धर्म नीति जैसी शिक्षाओं पर उन्होंने बल दिया था, जिससे कि वे एक घर को सुचारू रूप से, या एक बालक को उचित, क्योंकि स्त्री है जो बालक की प्रथम शिक्षिका होती है, तो वही कारण है कि उन्हें उसी तरह के ज्ञान प्रदान करने की बात कही, जो कि उसे अपने और पारिवारिक जीवन को सही ढंग से वो पूर्ण कर सके, ताकि अपने उत्तरदायित्व को निभा सके। अब पाठ्यक्रम के साथ जब बात आई कि जो पाठ्यक्रम का है, तो उन्होंने शिक्षण नीतियों के बारे में क्या कहा। शिक्षण नीतियों में जो है, इन्होंने निश्चित है कि ये किसी निश्चित प्रतिबंधित वातावरण में या पुस्तक के ज्ञान पर ये विश्वास नहीं रखते थे। प्राकृतिक रूप से बालक को सीखने के पर अधिक पक्ष रहते, तो ऐसे में उनकी शिक्षण नीतियां भी उसी तरह की होंगी। तो पहली शिक्षण नीति थी उनकी करके सीखना, क्योंकि करके सीखना के बालक स्वयं किसी चीज को कार्य करे, क्रिया करके और अनुभव प्राप्त करता है, वो उसका एक स्थायी ज्ञान होता, अर्थात कार्य करके और सीखने के पर उन्होंने बल दिया था। फिर क्रिया पद्धति, यानी कि वही कार्य बालक की क्रिया के आधार पर। फिर बाद में है खोज विधि, खोज विधि की बालक किसी चीज को कैसे
खोज कर उसका बारे में, क्योंकि पदार्थ को, वस्तु को उसके सामने रखा जाए और बालक फिर उसके यानी कि प्रत्यक्ष मतलब वस्तु या तथ्य पदार्थ उसके सामने रखा जाए, उसको समझने का अवसर बालक को स्वयं दिया जाए, तो वो खोज विधि की तरह कार्य करती है। फिर बात हुई खेल पद्धति, खेल विधि। खेल के बालक बहुत आसानी से और सरलता से हर चीज हम आसानी से सिखा सकते हैं, ये हम भी अनुभव करते हैं। इतने वर्ष पहले, शताब्दियों पहले रूसों ने इस चीज पर बल दिया था कि खेल के माध्यम से बालक को आसानी से सिखाया जा सकता है। अनुभव आधारित शिक्षण विधि, यानी कि बालक को अनुभव प्राप्त हो सके इस तरह के कार्य प्रदान किए जाने चाहिए। फिर निरीक्षण विधि, यानी कि कोई भी जैसे पदार्थ या वस्तु बालक के सामने रखी जाती है तो वो स्वयं उसका निरीक्षण परीक्षण करके ही उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा, इसीलिए निरीक्षण पद्धति पर भी उन्होंने बल दिया है। फिर बाद में है प्रयोग प्रोजेक्ट विधि, वो एक तरह से क्रिया या वो आ जाती हैं। इन विधियों का उन्होंने अधिक मात्रा में अपनी शिक्षण प्रक्रिया या अपने शिक्षण विचारों में इसका प्रस्तुत किया था कि शिक्षा अगर बालक को प्रदान करना चाहते हैं तो एक तरह से कोई भी ऐसी विधि नहीं है इसके अंदर जिसमें कि बालक पर शिक्षक के द्वारा थोपी जाती। यहाँ पर जितनी भी विधियां हैं वो सारी बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं और इनके अंतर्गत बालक को स्वयं अनुभव प्राप्त करने के समस्त अवसर उपलब्ध कराने की। अनुशासन की जहाँ तक बात आती है, अनुशासन की जहां तक बात आती है, ये कठोर अनुशासन के विरुद्ध थे। कठोर अनुशासन के विरोधी थे, यानी कि बालक को दंड प्रक्रिया के द्वारा अनुशासित में रखने के कठोर दंड व कठोर अनुशासन के विरोधी थे, स्वतंत्र अनुशासन का समर्थन करते थे। स्वतंत्र अनुशासन पर ये विशेष रूप से बल देते थे कि बालक को स्वतंत्र छोड़ा जाए, वो स्वयं मतलब कि स्व अनुशासन की जिसको बात कर सकते हैं, इस पर वे बल देते। विद्यालय की जहां तक बात आती है, वे जैसे कृत्रिम और कठोर वातावरण वाले विद्यालय का ये कठोर बंधनों वाली संस्थान का ये विरोध करते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम व कठोर बंधन वाली संस्था का विरोध, ठीक है ना। कठोर और कृत्रिम व कठोर बंधन वाली संस्था का वे विरोध करते थे। उनका मानना था कि विद्यालय ऐसा हो जो कि बालक को प्राकृतिक रूप से पढ़ने और बढ़ने का अवसर मिल सके, है ना। निश्चित पाठ्यक्रम के भी विरोधी थे। हाँ, उनका मानना यह था कि बालक ना तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम चाहता है, बालक निश्चित पाठ्यक्रम व सारणी नहीं चाहता है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिए कि बालक है ना, इसमें विद्यालय में कठोर और कृत्रिम बंधन वाली संस्था को वो स्वीकार नहीं करते थे। वो क्या कहते थे कि बालक ना तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम चाहता और ना ही निश्चित समय सारणी चाहता है, वह स्वतंत्र रहकर सीखना चाहता है। इसीलिए विद्यालय ऐसा हो जो बालक को स्वतंत्र अनुभव प्राप्त करे। और शिक्षक की जहाँ तक बात है, शिक्षक को वे गौण मानते थे,
शिक्षक को वो गौण मानते थे। उनके अनुसार शिक्षक गौण था, छात्र या जो शिक्षार्थी है वह प्रमुख है। अर्थात शिक्षक केवल उसको वातावरण निर्मित करेगा, बाकी और कोई काम बालक स्वयं सीखेगा। इसीलिए उन्होंने शिक्षक को गौण माना है। जैसे टैगोर ने है, अरविंद घोष ने है, इन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन केंद्र में बालक को रखा है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक को महत्वपूर्ण माना है। कि जिस तरह से उनका मानना था कि शिक्षक के बिना शिक्षापूर्ण बालक किसी चीज को नहीं सीख सकता, क्योंकि शिक्षक उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ पर उन्होंने शिक्षक को बिल्कुल पूर्ण रूप से गौण माना है और उन्होंने छात्र को ही केंद्र में रखा। बस ये इसमें इनका अंतर। शिक्षा में इनका योगदान। शिक्षा में जहां तक योगदान की बात आती है, शिक्षा में योगदान, इनके जहां तक शिक्षा में योगदान की बात आती है तो रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था या जो उसका विचारधारा थी, सबसे पहले रूसो ने प्रस्तुत की थी कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, जैसा बालक चाहे उसी के अनुरूप से। दूसरा जो इसमें था व्यक्तिगत भिन्नता। सबसे पहले रूसो ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को समझा था कि हर व्यक्ति की अपनी योग्यताएं, रुचि और क्षमताएं होती हैं, अर्थात सभी में भिन्नता पाई जाती। तो शिक्षा का स्वरूप या शिक्षा बालक, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती, इसीलिए बालक को अपनी क्षमताओं के अनुकूल, स्वयं अपनी रुचि के अनुकूल सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसीलिए ये प्राकृतिक शिक्षा पर अधिक बल देते थे, कृत्रिमता के ये कट्टर विरोधी। उसके बाद में है बालक की अवस्था अनुकूल पाठ्यक्रम, आयु अनुकूल पाठ्यक्रम। रूसो ने आयु अनुकूल पाठ्यक्रम पर बल दिया कि पाठ्यक्रम बालक की आयु के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम का जो हमने स्वरूप देखा था वो भी उनका आयु पर आधारित था कि 1 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 12 वर्ष, इस तरह से उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उनके बाद। उसके बाद में आता है उनका जो योगदान था वह था शिक्षण में नवीन विधियां, नवीन शिक्षण विधि, क्योंकि शिक्षण विधियों की बात उन्होंने समर्थन दिया है कि शिक्षण विधियां शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें नवीन शिक्षण विधियों जैसे क्रिया विधि, करके सीखना, अनुभव के आधार पर खोज विधि, निरीक्षण विधि, इन विधियों का उल्लेख इनके द्वारा ही किया गया था। शिक्षा में इनका ये एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है फिर है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी कि जैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ने और विकास करने के अवसर उपलब्ध कराने का समर्थन या जो है वो रूसो के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अर्थात कि अगर आप बालों को शिक्षित करना चाहते हैं तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का आपको उपयोग करना होगा, जैसे कि सामाजिक प्रवृत्ति है, वैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, इनके सहयोग के द्वारा इनके पास करना होगा। फिर अनुशासन
कठोर अनुशासन के विरुद्ध। कठोर अनुशासन का विरोध सबसे पहले या जो है इसकी जो शिक्षा में रूसो की देन है कि वे कठोर अनुशासन का उन्होंने विरोध किया था। अगला था यथार्थ ज्ञान का महत्व। यथार्थ ज्ञान है ना, यथार्थ ज्ञान जो वास्तव में है, जो दिखाई दे रहा है, जैसा है उसी के अनुकूल बालक को शिक्षा प्रदान प्राप्त करने के अवसर देने, शिक्षित करने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो है वही उसके सामने रखा जाए, कृत्रिमता उसमें नहीं आनी चाहिए। इसीलिए वे यथार्थता के समर्थक थे। फिर नैतिक और चारित्रिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास। रूसो जो थे वो नैतिक और चारित्रिक विकास पर अधिक बल देते थे, क्योंकि उस समय रूसो के समय नैतिक और चारित्रिक रूप से लोगों का इतना हनन हो चुका था कि उन्हें अपने मान सम्मान या अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और न ही अधिकारियों या शासक के द्वारा उनका स्वयं का इतना नैतिक और चारित्रिक हनन हो चुका था कि वे आम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को वो समझते ही नहीं थे, या इसी वजह से आम जनता बड़ी त्रस्त रहा करती थी। और यही कारण था कि रूसो ने नैतिक और चारित्रिक शिक्षा प्रदान करने पे या गुणों के विकास पर अधिक बल दिया। अगली बात थी क्रमिक विकास। बालक का क्रमिक विकास, है ना। रूसो ने बालक के क्रमिक विकास पर बल दिया कि बालक का क्रमिक विकास होना चाहिए। वही उनकी मतलब कि क्रमिक विकास जो है उस पर उन्होंने अधिक बल दिया। और अंतिम जो थी वो स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने विचार रखे थे। स्त्री शिक्षा में उन्होंने अपने विचार रखे थे, जिसमें शारीरिक विकास और व्यवसाय संबंधी विकास पर इनके बल दिया। ये है रूसो का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, जो कि इतने वर्षों पहले जो कल्पनाएं हम आज बार बार कहते हैं वो इतने वर्ष पहले, एक शताब्दियों पहले रूसो अपने विचारों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते। आशा करती हूँ मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर रूसो के शिक्षा संबंधी इसी प्रश्न को आपको करना है कि रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। यही आपका आज का प्रश्न है। जिसको आपको हल करना है कि रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो